दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं रजनी उपाध्याय जी, जो एक आईटी प्रोफेशनल है और देवभूमि उत्तराखंड से हैं। मैम, आपका जयदीप पत्रिका के इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ आपकी। आपने मुझे अपने मंच में आमंत्रित किया और इतने अच्छे मुद्दे पे आपने इस विषय में चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया। जी सर। मैम बताइए, आप एक पहाड़ की बेटी हैं और पहाड़ की महिलाओं की स्थिति क्या है, और पहाड़ से लेकर शहर तक का सफर कैसा रहा आपका? जी सर, मैं बाय प्रोफेशन एक आईटी एम्प्लॉय हूँ। मेरा 15 साल का आईटी का अनुभव है। मेरा पहाड़ों से लेकर बड़े शहरों का तक का सफर बहुत ही आनंदित और बहुत ही अच्छा रहा है, संघर्षमय रहा है। लेकिन इस सफर ने मुझे बहुत कुछ जीवन में सिखाया है जो कि मेरे काम आ रहा है और आगे चल के मेरी बेटी के काम आएगा और आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। सर, मैं मेरा देखिए, मेरा जन्म अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव कनेली में हुआ, अल्मोड़ा जिले में। और मेरी 5वीं क्लास तक की कक्षा मैंने गांव के ही स्कूल से करी है, 5वीं तक की। फिर छठी क्लास भी मैंने गांव से ही पढ़ा और 7वीं कक्षा से मैं अल्मोड़ा शहर में आ गई थी। और 7वीं में मैंने वहीं पढ़ाई करी और 7th से लेके 12th तक की मेरी पढ़ाई वहीं हुई। फिर ग्रेजुएशन मैंने 12th के बाद, मेरा यूपी बोर्ड था 12th तक। उसके बाद मेरा स्नातक मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से किया, अल्मोड़ा एसएसजी कैंपस से। और देखिए, मेरा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मेरा 12th के बाद रहा, क्योंकि मेरा 12th जो था मेरा यूपी बोर्ड था। और यूपी बोर्ड में आप जानते हैं सारी किताबें हिंदी में ही होती हैं। और जब एकदम से आपका हिंदी से सब कुछ इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस होता है। स्पेशली जब आप एक छोटे शहर से बिलोंग करते हो और आपको एक जो एजुकेशन प्रणाली होती है वो एक बहुत उच्च प्रकार की बहुत नहीं मिली होती है। तो आपको अपने आप को ढालना होता है एक इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम से। लेकिन देखिए, मेरा जो प्लस पॉइंट एक हमेशा से रहा, मेरे माता पिता, घर का मेरा माहौल, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे और घर का वातावरण अच्छा था। तो माता पिता ने हमेशा मोटिवेट किया पढ़ाई लिखाई के लिए। और जो भी घर जो टीचर मिले, इवन ट्यूशन में भी बहुत अच्छी क्वालिटी के मिले। 9th क्लास में जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे। तो 9th से ही मैंने अपनी इंग्लिश काफी अच्छी कर ली थी, जो कि मुझे नहीं पता था कि मेरे वो काम आएगी आगे चल के। तो जब मैंने बीएससी किया तो फर्स्ट ईयर में तो मुझे काफी चैलेंजेस आए। लेकिन सेकंड ईयर में मैंने फिर वो काफी कवर अप कर लिया और मुझे धीरे धीरे लेक्चर समझ में आने लगे। और मैंने अच्छे से अपना बीएससी कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने देहरादून से एमसीए किया। और फिर आगे तक का सफर, फिर 2009 में एमसीए पास आउट हूँ। 2009 देखिए, आईटी में एक काफी रिसेशन का टाइम दौर था। तो उस टाइम पे नौकरियां नहीं थी मार्केट में और उस दौर में नौकरी लेना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। और उसमें अपनी मनपसंद नौकरी लेना वो तो बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। तो उसके लिए मैंने अपने आप को देखिए, एक ओखला की एक नई दिल्ली की एक कंपनी थी, एपी वायल सॉफ्टवेयर्स। तो वहां पर मैंने एक ट्रेनी के पद पर स्टार्ट किया। और जबकि मुझे बहुत ही कम स्टाइपेंड मिलता था, जो कि एक मजदूर को भी नहीं मिलता। एमसीए करने के बाद मेरी जो पहली सैलरी थी वो 150 रुपीज पर डे थी, जो कि मुझे 1500 रुपये महीने के देखिए कुछ भी नहीं होता है जी जी अगर आप 150 जी। रुपीज पर डे की बात करें। तो मेरे घर वालों के लिए बहुत शॉकिंग था, स्पेशली मेरी माता जी के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी के जाने के बाद इन्होंने मुझे इंजीनियरिंग कराई। और जब मुझे पहली सैलरी ये मिली तो मेरी माता जी ने कहा, इतना पढ़ाने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद एमसीए में और तुम्हें ये सैलरी मिल रही है। तो देखिए, शुरुआती जो मेरे आईटी के जो 5 साल थे वो मेरे बहुत ही संघर्षमयी थे। क्योंकि देखिए, मैं स्टार्टिंग में मैंने छोटी कंपनियों में काम किया। और लेकिन अच्छा प्लस पॉइंट ये रहा कि जो मेरे कलीग्स थे तो वो मुझे अच्छे क्वालिटी के मिले। तो हम लोग एक छोटे से रूम में काफी अच्छी क्वालिटी का डेवलपमेंट करते थे आईटी का। और वो लोग काफी मोटिवेट करते थे, जबकि हम 3 ही लोग थे जब मैंने पहली कंपनी में नौकरी की थी। तो 2 बॉयज थे, एक मैं लड़की थी।
तो हम तीनों के तीनों 2-3 महीने के बाद हम लोग प्रमोट हो गए थे अगले पद के लिए। ट्रेनी से हम लोग जावा डेवलपर बन गए थे। तो हम लोग क्योंकि कर्मठ भी थे और अपने काम को बड़ी तत्परता से बड़ी लगन से करते थे और कॉपी पेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट का दौर इतना तो नहीं था 2009 में। तो हम लोग खुद से अपना टाइम लगा के, दिमाग लगा के और बहुत ही आनंदमय तरीके से करते थे। बीच में ब्रेक भी लेते थे, लंच में जाते थे। तो जो मेरी पहली नौकरी रही, मेरे को जो कलीग्स मिले वो कलीग्स कम और दोस्त मैं उनको ज्यादा बोलूंगी, जिनकी वजह से आगे का सफर मेरे लिए बहुत इजी रह हो गया। और पहली नौकरी करने के बाद फिर धीरे धीरे मेरा सफर स्टार्ट हुआ। फिर मैंने 2-3 कंपनियों में और काम किया। फिर मैंने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मुझे जब शुरुआती दौर पे मुझे 3-4 लाख का पैकेज करने में ही बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मेरा जो पैकेज स्टार्टिंग का था वो बहुत ही कम था। केवल 6,000 सैलरी मिलती थी 1,500 रुपीज के बाद। हम्म। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि मैं अपने काम में लगी रही, नई नई टेक्नोलॉजी सीखती रही। मैंने हिम्मत नहीं हारी किसी भी दौर पे। इवन एक दौर ऐसा भी आया जब मेरे पास 6 महीने तक नौकरी नहीं थी, तब भी मैं पहाड़ों को लौट करके वापस नहीं आई। मैंने वो दौर अच्छे से स्पेंड किया। इवन 5 रुपए की सब्जी में भी मैं घर चला लेती थी अपना, और 5 रुपए की सब्जी आराम से लाती थी, उसमें मिर्ची भी होती थी, सब कुछ होता था। और ये मैं करती चली गई, करते चली गई, अपने आप को कभी डिमोटिवेट नहीं किया मैंने। तो फिर मेरी लाइफ में एक दौर ऐसा आया जब मैं 2 लाख से ऊपर अर्न करने लगी मंथली। तो आज वो दौर मेरी लाइफ में आ चुका है जहाँ पे मुझे नौकरी और मतलब आईटी में, मुझे क्या आईटी में जॉब है नहीं है वो वाली टेंशन खत्म हो चुकी है। क्योंकि मुझे पता है अगर आईटी नहीं तो मैं कुछ भी कर लूंगी लाइफ में, वो कॉन्फिडेंस मेरा लेवल बिल्डअप हो चुका है। जी सर। इसके अलावा पहाड़ के अनुभव बताइए कि पहाड़ में एक लड़की के लिए कितनी चुनौती है पढ़ाई करना, और उसके साथ साथ में घर का काम करना, और फिर माँ बाप लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते। जी सर। जी सर, ये एक सत्य है सर। मैं भी जब बचपन में, देखिए मेरे घर में तो माता पिता शिक्षक थे, लेकिन जो मेरे साथ की सहेलियां होती थी, मैंने उन्हें देखा है, उनके घर का माहौल इतना नहीं होता था। उन्हें खेतों में जाना पड़ता था, काम भी करना पड़ता था, फिर वो स्कूल आते थे। बल्कि मैं उनकी एजुकेशन में एज ए फ्रेंड हेल्प भी किया करती थी। लेकिन सर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, आपने वो कहावत सुनी होगी, जो हीरा होता है ना सर, वो कोयले से ही निकलता है। जी जी। जब तक देखिए हम तपेंगे नहीं, देखिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम देखिए जब तक देखिए जितना सोने को तपाया जाता है, सोना उतना ही अच्छी क्वालिटी का निकल के आता है। जी तो ऐसे ही देखिए सर, इंसानी जीवन भी है। जरूरी नहीं है अगर हमें घर का अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है, माता पिता नहीं भी पढ़ाना चाहते, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में ही इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। और उन्हें स्कूल में ही उनकी लगन देख करके कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उनके ऊपर ध्यान देने लगते हैं और वो लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसे भी मेरे आगे बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरे स्वयं के पिता हैं। जी जी। सर मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पिताजी 21 साल की उम्र में अध्यापक बन गए थे। हम्म। तो लेकिन देखिए सर, जो दादाजी थे, मेरे दादाजी वैसे तो हेडमास्टर थे, लेकिन मेरे दादाजी लेकिन कपड़ों और बाकी चीजों पे उतना ध्यान नहीं दिया करते थे। उन्हें उन्हें लगता था कि खाना पीना वही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे जो पिताजी थे वो क्या करते थे, बहुत ही कर्मठ थे। मेरे दादाजी उस टाइम पे लमगड़ा में पोस्टेड थे। तो मेरे पिताजी दादा दादी के साथ अकेले रहते थे घर में, और मेरे फादर कितने मील स्कूल चल के जाते थे, आज की पीढ़ी तो वो सोच भी नहीं सकती है। तो मेरे पिताजी 20 मील, मतलब हमारे गांव कनेली से चल के धामस के, उस जमाने में तो कनेली में स्कूल भी नहीं था, तो धामस मेरे पिताजी चल के जाया करते थे। शीतला खेत में, सॉरी, धामस के पास में। जी जी। तो सर मेरे फादर जाते थे और घर से निकलते थे सुबह के 3 बजे। सर जी जी। सुबह के 3 बजे निकल, तब स्कूल पहुंचते थे टाइम से। 4-5 घंटे तो चलने में ही लग जाते थे, एक मसाल लेके जाते थे चलने। तो जब मैं थोड़ा बड़ी हुई तो मेरे पिताजी ने मुझे अपनी कहानी शेयर करी, और मैंने इस पे उनके लिए कुछ लिखने की कोशिश भी करी, साहित्य में कुछ लिखूं उनके, अपने पिताजी के लिए कहानी लिखूं। मैंने जो कि एक ब्लॉग में लिखी भी है कहीं पर उनकी कहानी। जी जी। तो देखिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरे घर के लोग ही मेरे लिए रहे हैं, जो कि
तो मेरे फादर बताते थे कि फिर उन्हें जब स्कूल वो पहुंचते थे तो जो उनके प्रधानाचार्य होते थे तो उन्हें बोलते थे कि अरे देखो ये लड़का कितनी दूर से आकर के, तो उन्हें उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती थी मेरे फादर को। जी जी और जो कि मेरे लिए बड़ा मोटिवेशनल पार्ट था। तो और मेरे मेरे फादर की एक मेरी बुआ भी हैं, इकलौती बुआ। तो जी मेरे फादर दो ही भाई बहन हैं, तो मेरे पिताजी छोटी उम्र से ही इतने क्वालिटी वाले और इतने मतलब सर्वगुण संपन्न थे। इवन जब मेरे दादाजी लमगड़ा में पोस्टेड थे, वो घर भी महीने में एक दो बार ही घर आ जाया करते थे। इवन जो मेरी बुआ जी का नामकरण है, वो भी मेरे पापा ने मतलब मूंगफली बेच करके, जो कि आज की पीढ़ी सोच भी नहीं सकती। और मेरे हम्म। पापा जबकि तब केवल 15 साल के होंगे, तो उस उम्र में उन्होंने मूंगफली बेच करके मेरी बुआ का नामकरण किया। और जो ये सब बातें अपने पिताजी के बारे में जान करके मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, और लाइफ में आगे बढ़ने का मन किया। और अभी भी मतलब करता रहता है कि अपने पिताजी के नाम से मैं कुछ अस्पताल गांव में डालूं, कोई स्कूल ओपन करूं, कुछ बड़ा करूं, क्योंकि हमारी गांव में काफी सारी उत्तराखंड में जमीनें हैं जो कि ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और और हमारे घर में देखिए लड़का लड़की वाला कभी भी रहा नहीं ऐसा। मेरी माताजी इस चारों बच्चों को बराबर दृष्टिकोण से देखती हैं। तो मेरी माताजी काफी उच्च सोच की हैं और मुझे बोलती हैं तुम्हें जो भी करना है, अगर तुम इधर कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो। तो जो कि मेरे लिए हमेशा ऐसे एक प्लस पॉइंट रहा है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि महिलाओं को देखिए जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है कि जी अब जी। तो सब जो है तुम्हारा खुद का घर ही है। लेकिन मैं मेरे को अपने घर से कभी भी इस टाइप के चैलेंजेस कभी भी देखने को नहीं मिले। मैम वैसे पहाड़ों में जीवन संघर्षशील होता है, हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी समाज का क्यों ना हो। क्योंकि अगर वो संघर्ष नहीं करेगा तो पहाड़ों का जीवन उसके लिए थोड़ा कठिनाई भरा हो सकता है। जी। आपने अपने पिताजी की कहानी बताई, अच्छा लगा मुझे सुन के। और हर युवा को ये कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि आप पहाड़ों में रह रहे हैं तो बिना संघर्ष से आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते हैं। जी सर। ऐसे में जो पहाड़ के युवा हैं, नशे के लिए या सोशल मीडिया के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और सर देखिए, पहाड़ों का जीवन संघर्षमय तो है, काफी संघर्षमय है। हमें मीलों चल के जाना पड़ता है। आज भी कई दूर दराज में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रोड ढंग से नहीं बनी है और वहां पे गाड़ी नहीं जा सकती। और पहाड़ों में सबसे बड़ी बात यह है कि घर ऊंचे नीचे होते हैं, जी तो जी वहां पे अगर रोड तो चल नहीं सकती तो आपको चलना तो मैंडेटरी है। जी वहां पे सीढ़ियां होती हैं, जैसे हमारे अल्मोड़ा में 52 सीढ़ी है, आपको 52 सीढ़ी तो उतरनी ही उतरनी है अगर हम्म। आपको धारानौला जाना है तो। जी जी तो देखिए सर, उसका लेकिन प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पहाड़ों के लोग चलने से फिट रहते हैं। और आज की पीढ़ी देखिए जिम जा रही है, और क्योंकि वो घर पे कुछ काम नहीं करते, ना झाड़ू लगाते हैं पोछा लगाते, पहाड़ के लोग इतने कर्मठ होते हैं, घर का काम करते हैं, खेतों में जाते हैं, गाय भैंसों का काम करते हैं, चारा लाते हैं जंगलों से, लकड़ियां लाते हैं जंगलों से बीन करके। और जो उन्हें स्वस्थ जीवन प्रणाली का जीवन शैली देता है, जी ये जी बहुत जरूरी है। तो संघर्ष देखिए, बिना संघर्ष के जीवन में कुछ नहीं है। अगर देखिए हम शहरों की बात भी करें, अगर हम शहरों में रह भी रहे हैं, जैसे कि आज की डेट में मैं बड़े बड़े शहरों में रह रही हूँ, जैसे मैं हैदराबाद में अभी रहती हूँ, तो जी देखिए सर वहाँ के अपने चैलेंजेस अलग हैं। वहाँ के चैलेंजेस हैं, देखिए हम ये जो वातावरण दूषित हो गया है, अगर हम दिल्ली का देखें तो दिल्ली में देखिए स्मॉग आ जाता है। हम्म। जब जैसे ही गर्मी आती है नई नई बीमारियां आ जाती हैं, चिकन गुनिया हो गया, बाकी बीमारी डेंगू हो गया। तो जी इन चीजों से आप प्लेन्स में नहीं बच सकते। लेकिन हमारे पहाड़ों में संघर्ष जरूर है, लेकिन जीवन तो देखिए पहाड़ों में ही है, क्योंकि पहाड़ों में जो हवा है इतनी शुद्ध है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ का पानी इतना अच्छा है कि यहाँ आने के बाद जो अपनी बॉडी में जो चेंजेस नजर आते हैं ना, जो हमारे जो बाल होते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी के हो जाते हैं, स्किन इतनी अच्छी क्वालिटी की हो जाती है, जो कि बड़े शहरों में हमें नहीं महसूस होता है। वहां पे हमारे पास पैसा जरूर है, पैसा जरूर आ रहा है, लेकिन एक जो उच्च कोटि की उच्च जीवन शैली है ना सर, वो मिसिंग है। तो मुझे लगता है देखिए, पैसा अगर आप बड़े शहरों में रह करके अगर आप 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं जी और आप अपनी अपना जीवन 20 साल कम कर रहे हैं, आप
आपको लगता है कि आप इससे अच्छी लाइफ आपको मिल सकती है, लेकिन नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपको पहाड़ों में आकर के नौकरी नहीं मिलेगी, आपके दिमाग में ये है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हर आईटी एम्प्लॉय ऐसे ही बाहर जाके सेटल होने लगा तो फिर पहाड़ों में कौन आएगा? अगर हम इसे नए दृष्टिकोण से देखें, अगर हम सोचें कि हम पहाड़ों में भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ भी हम एक आईटी कंपनी स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव है, सब कुछ संभव है। जी। मैम, पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके अलावा कुछ लोग पलायन के लिए जातीय स्ट्रक्चर को कारण मानते हैं। बोलते हैं कि पहाड़ों जी। में जमीन जो है कुछ ही तबकों के पास है, बाकी लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम्म। वो जो जिनके पास जमीन नहीं है वो पहाड़ों से शहरों की ओर भाग जाते हैं और शहरों में नौकरी करते हैं। जी। 10-15 हजार में ही वो खुश रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में अगर हम्म। उनके पास जमीन नहीं होगी तो खाएंगे क्या, ये सवाल होता है। क्योंकि जी। आजकल तो पहले जी। जैसा नहीं है कि रोजगार मिल जाएगा आसानी से। जी, देखिए, मैं इस तथ्य को तो बिल्कुल सही नहीं बोलूंगी कि पहाड़ों से लोग पलायन इसलिए कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना पहाड़ों से पलायन, कई लोग तो उसे बेवकूफी बना रहे हैं। देखिए, उनका खुद का मन है पहाड़ों से पलायन होने का, हम्म। और वो उसका दोष ना प्रकृति को देते हैं हम्म। और बाकी चीजों को देते हैं। देखिए, अगर मैं अपनी माता जी की बात करूं, मेरी माता जी हल्द्वानी शहर से बिलोंग करती थी। हम्म। मेरे नाना जी आर्मी में थे। हम्म। और मेरी माता जी की स्कूलिंग सब खालसा से, काठगोदाम से हुई। और हम्म। उसके बाद भी मेरी माता जी की शादी एक पहाड़ में हो गई, अल्मोड़ा में, एक हम्म। गांव के क्षेत्र में। हम्म। जो कि एक शहर की लड़की के लिए वहां अपने आप को ढालना एक बहुत कठिन था। जी। लेकिन मैंने अपनी माता जी को देखा, मेरी माता जी ने बखूबी अपने आप को उस जीवन शैली में ढाला, और बहुत ही संतुष्ट तरीके से ढाला। ऐसा भी नहीं है उन्हें कोई शिकायत है अपने जीवन से। मैं उनसे खुल करके इस विषय में चर्चा करती हूँ, तो वो बहुत गर्व महसूस करती हैं। वो जितना अपने माता पिता को याद नहीं करती, उससे ज्यादा मेरे दादा दादी को याद करती हैं। तो मेरी माता जी बोलती हैं कि दादा दादी की वजह से वो पढ़ पाई, क्योंकि मेरी माता जी शादी से पहले केवल 12th थी। तो शादी के बाद मेरे दादा दादी ने उन्हें इतना आगे बढ़ाया, उन्हें शिक्षित किया। मेरी मम्मी शादी के बाद भी हॉस्टल में रहीं, उन्होंने बीए कंप्लीट किया, फिर बीटीसी किया, और फिर अध्यापिका पद पे कार्यरत हुई। और बच्चों को पालने में भी मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, सबने सहयोग दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि हम पलायन लोग जो कर रहे हैं केवल इसी कारण से कर रहे हैं। तो देखिए, मेरी माताजी ने तो सारा अपना आधे से ज्यादा जीवन तो गांव में ही व्यतीत किया है। और आज भी मैं उनके चेहरे में जो खुशी देखती हूँ गांव जाने में, वो मैं उनके चेहरे में हल्द्वानी में रहने में नहीं देखती हूँ। तो ये देखिए, हमारा एक स्वयं का निजी दृष्टिकोण है कि हम चीजों को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, एक गिलास होता है, गिलास में पानी होता है, तो आप सोचिए, पानी अगर देखिए 80% है, तो कई लोग बोलेंगे इसमें तो 20% ही पानी है, और कई लोग बोलेंगे अरे इसमें 80% पानी है इस गिलास में। जी। तो देखिए, हमारा दृष्टिकोण हमें बनाता है कि हम किस तरीके से चीजों को देखते हैं। अगर हर इंसान चीजों का अपना देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, तो ऑब्वियसली पलायन जैसी चीजों में भी रोक लगेगी। लोग सोचेंगे, अभी भी मैं अपने गांव में देखती हूँ कि जो आर्मी से रिटायर्ड हो गए हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो गांव में ही रह रहे हैं आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद, और उन्होंने अपना एक फार्म हाउस बनाया है, वहां पे मछली पालन किया है। वो अपना अपना उन्होंने मशीनें खरीदी हैं जिससे उन्हें हल भी चलाने के लिए कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, मशीनों की मदद से वो खेतों में हल चलाते हैं। तो जब मैं इस टाइप के लोगों को देखती हूँ ना सर, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि वो अभी भी गांव को छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है, और उन लोगों की वजह से ही गांव बचा हुआ है। अगर जी। हर जी। कोई गांव से शहर जाने लगा तो कैसे चलेगा? देखिए, सृष्टि कैसे चलेगी? फिर लोग शहर से सोचेंगे हम विदेशों में जाएं। जी। जी। देखिए, सारे इंडिया से जाने लगेंगे। देखिए, विदेशों में देखिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें लगता है विदेशों का जीवन तो बहुत ही सुखमय भरा, बहुत ही अच्छा है। विदेशों के अपने अलग चैलेंजेस हैं। देखिए, वहां जब हम रहते हैं अपने 10-15 साल, हम इन्वेस्ट करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि अभी तो, अब देखिए, अभी रिसेंटली ट्रम्प वाली सरकार का आप जानते हैं जी। कि जी। यूएसए में क्या हुआ है, सारे इंडियंस को वहां से भेजा गया है, और इंडियंस को उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। इवन H1 वीजा में भी वो चीजें अब नहीं रही हैं जो पहले इजीली H1B लोगों को मिल जाता था। जी। तो जी। अब उन चीजों में भी परिवर्तन आ रहे हैं।
और ऑस्ट्रेलिया में भी अब देखिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लोग बोल रहे हैं कि इंडियंस आके ऑस्ट्रेलिया को खराब कर रहे हैं। तो देखिए, हम देश अपने देश छोड़ के कितने ही विदेश चले जाएं, लेकिन हमें जो पहचान है वो तो हमें अपने देश में रहकर ही मिलेगी। और हमें वो चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए, जिस देश ने हमें बनाया हमें उस देश का सम्मान करना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए यहाँ रह के। मैम आप आईटी प्रोफेशन से हैं, तो और साहित्य से भी जुड़े हैं, ये रुचि कैसे? जी सर। सर देखिए, साहित्य से मेरी रुचि जो डेवलप होनी स्टार्ट हुई वो नाइन्थ क्लास से हुई। नाइन्थ क्लास में मैंने पहली बार एक पोयम लिखी थी, तो मुझे डायरी लिखने का शौक लगा, तो मैंने डायरी में पहली पोयम लिखी थी। और नाइन्थ क्लास में ही मेरे एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे, उनसे मेरा संपर्क भी हुआ किसी अपनी माताजी के द्वारा ही। क्योंकि मेरी माताजी देखिए शिक्षिका पद पर कार्यरत थी, और मेरी माताजी के जो स्टाफ थे वो शिक्षिका पद पर थे, और उनके जो घर में लोग थे वो साहित्यकार पद पर भी थे। जैसे कभी किसी की बुक का विमोचन होता था तो मेरी मम्मी को इनविटेशन आता था, तो ओके। मेरी मदर बोलती थी कि बेटा तुम जाओ विमोचन में, वहां कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं रुचि लेने लगी, तो मैं जैसे इधर दोस्तों के पास जाने से बढ़िया तो मैं सोचती थी संडे है, चलो देख के आते हैं कैसा है। तो मैं एक बार मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी स्कूल की ही, संगीता मैडम, तो उनकी उनकी जो सास थी वो काफी बड़ी साहित्यकार थी अल्मोड़ा की। तो उनकी हम्म। बुक का विमोचन था रैमजे इंटर कॉलेज में। तो मैं रैमजे में गई और पहली बार मैंने उनके लिए दो शब्द मंच में आकर के बोले। तो मुझे वहां पर से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, और साहित्य के लिए मेरी रुचि गहरी हुई, क्योंकि वहां पे बहुत उच्च क्वालिटी के साहित्यकार आए हुए थे। और मैंने उसके बाद फिर एक दो और भी मंच अटेंड किए। और हर 31 तारीख को अल्मोड़ा में देखिए साहित्य के मंच लगते थे, जो जिनमें मैं प्रतिभा किया करती थी, जाया करती थी। और ओल्ड एज के लोग भी साहित्यकार होते थे, तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के होते थे। तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता था, और धीरे धीरे मैं रुचि लेने लगी। और ऑल दो मेरे सब्जेक्ट सारे साइंस के रहे, मैंने फिर ट्वेल्थ के बाद बीएससी किया, फिर एमसीए किया, इंजीनियरिंग किया, लेकिन साहित्य के प्रति मेरी रुचि डेवलप हो चुकी थी, और जो कि जा ही नहीं सकती थी। और फिर बाद में ऐसे होने लगा, मैं जैसे कभी कुछ भी विचार हो, चाहे वो पारिवारिक हो कुछ हो, तो मैं क्या करती थी, इंस्टेड ऑफ लोगों को शेयर करने के बजाय मैं लिखना पसंद करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य एक देखिए ऐसा विषय है कि आप देखिए, अगर आपको कोई तनाव है कुछ है, आप लोगों को बताने की बजाय, लोगों को डिस्कस करने की बजाय आप दर्द भरी गजलें लिख सकते हैं, आप साहित्य में कुछ अच्छा लिख सकते हैं, कोई लेख लिख सकते हैं, अपने अनुभव लिख सकते हैं। तो साहित्य ऐसा फील्ड है जिसका एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। आपने बीएससी किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, या आप डॉक्टर हैं, या आप नेता के पद पर कार्यरत हैं, साहित्य में रुचि देखिए ये भगवान की देन है। और जी। मैम इसके अलावा उत्तराखंड की जो व्यवस्था है, मतलब हर जी। जाति, हर वर्ग के अपने अपने मंदिर हैं और अपने अपने देवी देवता हैं। इसके अलावा अपने जी। अपने पंडित भी हैं, चाहे वो ब्राह्मण जी। समाज है उनका भी अपना खुद का पंडित है। इसको आप कैसे देखते हैं, थोड़ा सा बताइए इस। जी। देखिए, मैं इसे एक सकारात्मक पहलू की तरफ से देखती हूँ। आज के समाज में नहीं, मतलब पहले से जो मैंने देखा हुआ है अभी 20 साल पहले, जी। तो उस समय में जो मैं सोचा करती थी तो सकारात्मक पहलू में ही देखती थी कि हम लोग उपाध्याय हैं और उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। तो तब भी मैं देखती थी कि हमारे घर में दादाजी के समय से सुमित्रा नंदन पंत गांव के एक पुरोहित आया करते थे हमारे गांव में, पंत। तो हमारे तो मैंने जो महसूस किया कि ये जो एक दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो मेरे जो दादाजी के जो पिताजी थे वो जय किशन सेठ के नाम से मशहूर थे गांव में। तो देखिए, मतलब अगर हम दर पीढ़ी की बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से हम अच्छी फैमिली से रहे हमेशा से। जी। तो जी। उस समय में शायद एक प्रतिष्ठा रहती होगी कि शायद मेरे जो परदादा थे वो जी। एक जी। सेठ परिवार, सेठ के नाम से मशहूर थे। उन्हें पूजा पाठ करना भी नहीं, मतलब लगता होगा कि खुद से ही अपने लिए करें। तो वो दूर दूसरे गांव से पुरोहित बुलाते होंगे, एक उनकी गांव में प्रतिष्ठा बनी रहे, एक वो वाला दृष्टिकोण भी हो सकता है जो कि मैं मानती हूँ।
और दूसरा दृष्टिकोण देखिए क्या है कि दान, अगर दान पुण्य की दृष्टि से मैं देखूं तो देखिए हर हम अपना कितना ही कर लें, तो देखिए जो अध्यापक है, अध्यापक क्या स्वयं को पढ़ा लेते हैं? अध्यापक, जो भी अध्यापक होते हैं उनका भी एक अध्यापक होता है। जी जी अगर जो भी इंजीनियर होते हैं, देखिए मेरे को भी किसी ने गाइड किया, मोटिवेट किया, तब जाके आज मैं इस पद पर कार्यरत हूँ। तो जी ऐसे ही पुरोहित में भी देखिए, अगर हम दान पुण्य खुद के लिए ही करने लगे, खुद ही पूजा पाठ करने लगे, तो उस दृष्टिकोण से मैं देखूं तो हम पुरोहित बुलाते हैं ताकि हमारी तरफ से कुछ दान पुण्य हो जाए। और तीसरा दृष्टिकोण ये हो सकता है कि हम जो हमारा दर पीढ़ी दर चला आ रहा है उसको हम बनाए रखना चाह रहे हैं, अपनी पारंपरिक व्यवस्था जो है वो हम चाहते हैं बनी रहे। जी जी। सर। इसके अलावा देवी देवताओं के बारे में नहीं बताया आपने। हर समाज के, हर वर्ग के, हर जाति के अलग अलग देवी देवता हैं। उनके जी अलग अलग मंदिर भी हैं। जी देखिए उत्तराखंड में हमारे निजी मतलब देवता भी होते हैं। हमारे पहाड़ों में, जैसे मैं अगर अपने घर की बात करूं तो जो हमारे कुल देवता हैं वो नरसिंह देवता हैं। जबकि नरसिंह देवता वो हमारे मतलब मेरे दादाजी के साइड से नहीं है। तो मेरे मेरे पिताजी को बचपन में कुछ तकलीफ थी, तो मेरी माताजी ने रोते हुए अपने मायके के देवता नरसिंह देवता को पुकारा था। तो वो प्रकट हुए और मेरे पिताजी की चाइल्डहुड की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और तो मेरी मेरी दादी तो फिर बाद में उनका मंदिर भी स्थापित किया गया हमारे उधर, जी नरसिंह जी देवता का। और मैंने कुछ कुछ मैंने पूजा होते हुए देखा भी है, कुछ प्रथाएं मैंने देखी भी हैं। जी जी इवन मैं अपने पिताजी से पूछा भी करती थी कि हम ये बलि प्रथा ये क्यों होती है, ये क्यों जरूरी है। तो मैं नाक बंद करके बैठी रहती थी, तो मुझे कुछ चीजें मुझे गलत लगती थी हमेशा से बचपन से। तो मैं प्रश्न किया भी करती थी। तो वो चीजें धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी ऐसा क्यों होता है। और देखिए पहले अल्मोड़ा में चितई मंदिर में बलि प्रथा हुआ करती थी जी काफी जी सालों पहले, जी। जो हाँ कि हाँ। गई है 20 सालों से। जी जी तो चितई मंदिर में चितई देवता हैं और एक गोलजू का मंदिर भी है, गोलजू देवता, जिन्हें जी की न्याय के देवता माना जाता है। और वो घोड़े पे सवार होते हैं। जी और ये मान्यता है कि वो थे तो एक इंसान ही, मतलब उस जमाने में, और जी जी। ठाकुर थे। और काफी उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो उनका एक मंदिर स्थापित कर दिया गया गांव के लोगों ने ही। हम्म। तो उनको न्याय का देवता माना जाता है। और आज भी आप चितई मंदिर जाएंगे तो वहां इतनी घंटियां आपको दिखेंगी, इतनी चिट्ठियां दिखेंगी। लोग दूर देश विदेशों से चिट्ठियां भेजते हैं, न्याय की गुहार करते हैं, और न्याय लोगों को मिलता भी है। तो देखिए ये हर क्षेत्र का एक ईश्वर के प्रति विश्वास है। और ये सनातन धर्म की एक अपनी खूबसूरती भी मैं इसे बोलूंगी, कि लोग अपना विश्वास बनाए हैं हुए हैं। और देखिए जो बलि प्रथा और जो गलत चीजें थी, लोगों को वो धीरे धीरे समझ आने लगी और उन पे रोक लगी। और इसको तो मैं सकारात्मक पहलू से देखूंगी, जो कि गलत है। क्योंकि बकरी का बच्चा हो देखिए या इंसान का बच्चा हो, वो तो भाव तो सेम ही है। अगर किसी बकरी के बच्चे को उसकी माँ से छीन के ले जाओगे, तो दर्द तो उस बकरी के बच्चे की माँ को भी उतना ही होगा जितना एक इंसान के बच्चे की माँ को। मगर तो वो मगर तो पहाड़ों में देखिए। मगर पहाड़ों में तो बिना बलि की पूजा भी तो नहीं होती है। चाहे वो भैंसे की बलि हो, या फिर बकरी की बलि हो, या फिर सुअर की बलि हो। जी कई सारे प्रकार की बलि तो जी दी जाती है पहाड़ों में। ये तो मैंने अध्ययन जी जी के माध्यम से मैं आपको बता रहा जी हूँ। जी जी देखिए इसमें मेरा दृष्टिकोण ये है, देखिए इसमें हम सरकार को और तो दोषी नहीं ठहरा सकते। जी देखिए जी इसमें मुझे ऐसे लगता है कि देखिए हर क्षेत्र में, हर गांव में, अगर हम पहल करें शहर की तरफ से, जहां बलि प्रथा पे रोक लगी है, या हम वो सारा डेटा तैयार करें, और हम गांव 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 जाकर के एक अपनी ऐसी देखिए समूह बनाएं जहां हम लोगों को शिक्षित करें, उनको बताएं कि अगर हम ये नहीं भी करेंगे तब भी आपकी पुकार ईश्वर सुनेगा। देखिए ईश्वर ईश्वर हर जगह है। वो जरूरी नहीं है आप बलि दोगे तभी ईश्वर आपकी पुकार सुनेगा, या जी जी आप उपवास रख रहे हैं तभी ईश्वर आपकी पुकार सुनेगा। तो हमें लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। और वो शिक्षित देखिए सरकार नहीं कर सकती है, किताबों में हम कितना ही क्योंकि अभी भी आधे से ज्यादा समाज ऐसा है जो कि अंगूठा लगाता है। अगर जी अभी हम देखिए, चाहे हम राशन केंद्र में जाएं, वहां भी आपको अंगूठा लगाने वाले लोग मिलेंगे।
बैंक में भी अंगूठा लगाने वाले लोग मिलेंगे, तो उनको तो आप शिक्षा के रूप पे नहीं समझा सकते हैं, उनको आप घर घर जाकर के जागरूक कर सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब आप अपनी कुमाऊनी भाषा में अपने यहाँ के लड़कियों और युवाओं के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, 1 मिनट में। उसके बाद इस संवाद को हम विराम देंगे। जी। तो सबू पे पहली मैं आपका मस्त धन्यवाद बुलानू। तुम्हारा खूब धन्यवाद और दिवाली स्वागत। शुभकामनाएं। मैं आजकल अब पहाड़ उत्तराखंड में रही, यहाँ खूब धूम मच रहे, जाग जाग दिवाली पटाख फूटने और दी जलने, माटाक। और हम पहाड़ सबू बढ़िया बात यह छू, हम पहाड़ बहुत खूबसूरत छू। यहाँ हवा पानी बहुत बढ़िया छू। यहाँ एबे आदि में दिमाग बहुत भल हो जा, भल भल सोचन लागू। और देवभूमि हूँ, प्रति वह भाव खूब जागरण लागनी। और अप माता पिता लीजिए, अप देवभूमि लीजिए, अप गांव लीजिए, वो विचार बहुत सकारात्मक हो जानी। और हर आदमी का आप गांव जरूर ऊँच चैन, आप पहाड़ जरूर ऊँच चैन। और हम गांव चेलियाक, बिटियाक और सैनियाक बहुत भल बात छू। हम गांव चेली बेटी खूब कर्मठ हुनी। हम गांव में बुआरी बहुत भल हुनी, कोई ल काम के ठूल नौक ठूल छोट बिल्कुल नहीं समझन, मन लगबे काम करनी। चाहे वो हंगा में जान हबे हगे, वो खेत में जानी, खेत में जबे काम करनी। और गोरबा छागला करनी, और आग जलूहू, गोबरा उपल्ल बनूनी, खूब सारा काम करनी। और वह बाटले घर एबे वो नानतीना का अपन देखनी, नानतीन पावनी, उनका भल शिक्षा देनी, और बहुत संघर्षमय जीवन जीनी। और वह बाद ले वो भगवानक हाथ ले जोड़नी, भगवानक सेवा ले करनी। और हम गांव सेणी बहुत मिठास वाल हुनी और खूबसूरत हुनी, तबले उन्हू बिल्कुल ईगो नहीं हुन। और बहुत भाल हुनी हम वहाँ। तो मैं यही कूण चाहूँ आप गाँव लीजी, और हम पहाड़ फलते फूलते रहो, हम आप पहाड़ लीजी, यही मैं इच्छा छू। जाग जाग सब बढ़िया हो जो, जैसी पहली महल काठगोदाम में देखो, काठगोदाम में रेलवे स्टेशन है सामीन, पहली इलीगल दुकान छी पहली, बहुत साल। अभी अब पुष्कर सिंह धामी हम उत्तराखंड का सीएम पुष्कर सिंह धामी जी लिया तू बढ़िया करियलो, सब इलीगल दुकान हटे ली। और काठगोदाम रेलवे स्टेशन ये तो बढ़िया बने हैं लो सब, काफी डेवलपमेंट में इधर देखो नहीं, लेकिन आई ले काफी डेवलपमेंट यहाँ हुण चैन। और जब कैंची धाम मंदिर और भव्य बनन चैन, कैंची धाम मंदिर नीम करौली बाबा बहुत फेमस हो गए, पर मंदिर आइले उतु भविन है। और सरकार का कैंची धामली जी के करण चैन बढ़िया बनून चैन। और पूर्णागिरी तो मैं गई, पूर्णागिरी तो काफी भल बन गो। पूर्णागिरी पहली दो मैं 12वीं कक्षा में देख रही थी पूर्णागिरी, तब वतु नीची बढ़िया, अब बढ़िया हो गो। पर हम देवभूमि में जतुल मंदिर छुन, यह सब बढ़िया बढ़िया बनून चैन, सरकार के सोचन चैन। और शराब फ्री हमर देवभूमि बनून चैन, पहली सरकार का देवभूमि पे ही स्टार्ट करण चैन। जब देवभूमि का सरकार शराब फ्री बना देली, तब एक एक बढ़िया नींवपुर देश हूँ बढ़ेली। और मोदी जी हूँ ना, मैं पुणचानू मोदी जी के यह दिशा में सोचण चैन। मैं बीजेपी का मानू काफी, लेकिन बीजेपी हूँ मेरे यही एक यही इच्छा छू कि बीजेपी का सरकार का यह शराब फ्री हमर उत्तराखंड और बाकी स्टेट ले बढ़ून चैन। और गुटखा यह सब हटून चैन। देखिए जाग जाग लोग थूक दिनी सब, लोगों का सरकारी अस्पतालों में थूकी मिलल। अब सरकार ने के करेल, एक तरफ में तुम अस्पतालों का पुताई करना चाह, बढ़िया बढ़ूना चाह, दूसरी तरफ थूकना चाह। तो सरकार का देखिए बाकी दिशा में सोचण चैन। जब जी जी। सरकार बाकी दिशा में सोचे, घरों में सुख शांति आयल। और यही मैं कुण चाहूँ, हर घर में सुख शांति हो दिवाली में, और हम देवभूमि शराब रहित बन जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका। धन्यवाद सर।